हेलो फ्रेंड, अभी तक के वीडियो में त्रिकोणमिति सीरीज में हमने पहले वीडियो में देखा त्रिकोणमिति का बेसिक, दूसरे वीडियो में हमने देखा त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बाद हमने देखा विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। इस वीडियो में हम 90 से अधिक के कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात सीखने वाले हैं। 90 से अधिक के कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमेशा बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूं कि आपका काम आसान हो जाए, लेकिन मैं आपको एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपको जीवन भर कभी भी भूलेगा नहीं। यहाँ पर मेरा ये मानना है कि ट्रिक निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रिक का इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस केवल किसी एक परीक्षा के लिए है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, वहाँ पर बिना ट्रिक के हो सकता है आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर पाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी पूरी लाइफ के लिए है। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कंपेयर टू ट्रिक्स। तो आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ जिसकी सहायता से बिना कुछ याद किए 90 से अधिक के कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात एक सिंपल प्रोसीजर अपना के आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और पूरी लाइफ आपको ये कभी भूलने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और केवल प्रोसीजर पे ध्यान दीजिएगा। तो अभी शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें करना क्या होता है, हमें 90 से अधिक के कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात जब निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात वो पता होना चाहिए, उनका मान हमको पता होना चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90। तो मैं आपको बताया था केवल आपको साइन का मान याद करना होता है, वो भी साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। साइन का मान 0 से शुरू होकर 1 पर खत्म होता है, ये तो आपके दिमाग में बैठा होगा। अब 0 से बढ़ता है कितना, आधा, 1/2, फिर 1/2, फिर करड़ी में 3/2 और फिर 1 पे पहुंच जाता है। तो केवल आपको साइन का मान इस तरीके से दिमाग में बैठाना है। कॉस के लिए क्या करना है, 90 से उल्टा कर दीजिए, ठीक है। और टेन के लिए क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप दिमाग में बैठाएंगे, बस केवल 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये टॉपिक तो बहुत आसान है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप पूरा टेबल लेके बैठ गए और चलो आज इसको याद करता हूँ, तो वो जीवन भर नहीं याद होगा, ठीक है। तो विशिष्ट कोणों के आधार पर 90 से अधिक के कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात हम निकालने वाले हैं। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो भी 90 से अधिक का कोण हमको दिया जाएगा, ध्यान सुनिएगा, जो भी 90 से अधिक का कोण हमें दिया जाएगा उसको मैं विशिष्ट कोण के रूप में तोड़ दूंगा। उसको किस रूप में, विशिष्ट कोणों के रूप में मैं तोड़ूंगा, ठीक है। और एक और विशेष बात होती है, जैसे ही आप किसी भी बड़े कोण को छोटे कोण में तोड़ देंगे तो वो छोटे कोण का मान आपको पता रहेगा, विशिष्ट कोण का मान पता रहेगा, आप रख देंगे। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है चिन्ह का मान, वो साइन जो होता है। 90 से अधिक कोणों में साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी तक आप देखे होंगे 0 से 90 तक जितने भी कोण हैं सबका कोई भी ऋणात्मक मान नहीं आया था, सब धनात्मक। लेकिन 90 से जब ऊपर हम जाते हैं तो वहां पर त्रिकोणमिति अनुपात का मान जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हमें चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आप 2 चीजें निकाल लिए कि बड़े कोण को छोटे कोण में तोड़ना सीख गए और चिन्ह का अगर ध्यान रख दिए, तो आपका पूरा जो 90 से ऊपर वाले कोण का त्रिकोणमिति अनुपात है बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो प्रोसीजर ये है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको सीखने के लिए हमें चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चतुर्थांश मतलब कोऑर्डिनेट का सिस्टम आना चाहिए। साथ में हमें कोण का मूवमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। कोण का मूवमेंट किस तरीके से है, एकदम ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, ध्यान से देखिए। ये हमारा एक चतुर्थांश है। अब इसमें अगर कोण के मूवमेंट की बात की जाए तो कोण का मूवमेंट किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं ये मान सकता हूं एक रेखा ये है और दूसरी रेखा बिल्कुल इसके ऊपर है।
अभी मुझे अगर मैं अचानक देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये एक ही रेखा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक रेखा है उसके ऊपर दूसरी रेखा रखी गई है, तो कोण कितना बना, कितना दोनों रेखाओं के बीच में झुकाव है, दोनों रेखाओं के बीच में झुकाव कितना है, 0 है। तो कोण कितना होगा, 0 अंश का। ठीक है, कितने अंश का, 0। अब मैं बोला था कि कोण धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी रेखा ऊपर जा रही है, मुझे नहीं पता अगर ये रेखा यहाँ पर पहुंच गई तो मुझे इस कोण का मान पता नहीं होगा। कौन बताएगा, प्रोटेक्टर बताएगा। क्लियर है। लेकिन जैसे ये रेखा इस स्थिति में पहुंच जाएगी, बिल्कुल इसके सीध में आ जाएगी, तो ये कोण कितने अंश का हो जाता है, 90। बात क्लियर है। अब ये कोण आगे फिर से बढ़ रहा है, एक रेखा यहीं पर स्थिर है 0 वाले पे, दूसरी रेखा बढ़ रही है आगे और आगे बढ़ी, और जब इसके बिल्कुल सीध में अपोजिट में आ जाएगी तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 180। हम ये भी मान सकते हैं कि ये जो स्थिति है ये 90 अंश को दिखाता है, और फिर एक 90 और चल दिया तो 180 हो गया, और कोण आगे बढ़ेगा, और जब इस स्थिति में ये वाला जो कोण होगा ये कितने अंश का हो जाएगा, 270। ठीक है, कोण और आगे बढ़ रहा है, जब दूसरी रेखा पूरा घूम के फिर से पहले वाली रेखा के ऊपर आ जाएगी तो ये कोण पूरा संपूर्ण कोण हो जाएगा। ये कोण कितने अंश का होता है, 360। तो आप देखिए एक ही बिंदु पर 0 अंश का भी कोण बनना है, 360 का भी बनना है। अंतर क्या है, 0 अंश का तब बनेगा जब दोनों रेखाओं के बीच में कोई मूवमेंट, कोई गति नहीं हुई है, और 360 अंश कब बना है, जब एक रेखा स्थिर है, दूसरी रेखा पूरा चारों तरफ से घूम के आ गई है, तो 360 अंश का कोण बना है। और 90 आप समझ गए होंगे, 180 बिल्कुल अपोजिट में, और अगर 180 के बाद 90 अंश और चल दी तो 270 मिल जाएगा आपको। तो ये कोण का मूवमेंट है, ये बहुत क्लियर कट आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोण का मूवमेंट आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब ये कोण हो गया 0 अंश का, ये आपका हो गया 90 अंश का, ये हो गया आपका 180 अंश का, और ये हो गया आपका 270 अंश का, और यहीं पर आपका बना 360। ठीक है, तो 0 से 90 अंश इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट या तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट या चतुर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखिए किस चतुर्थांश का रेंज कितना है वो इंपॉर्टेंट है। पहले चतुर्थांश का जो रेंज है वो कितना है, 0 से 90। ठीक है, दूसरे कितना है, 90 से 180, तीसरे का 180 से 270, और चौथे का 270 से 360। तो कोण का रेंज आपको पता चला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी कोण दिया रहेगा ना उस सबसे पहले आपको चतुर्थांश का नॉलेज होना चाहिए कि ये कोण कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। बात क्लियर है। ठीक है, अभी हमने चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट देखा और कोण का रेंज देख लिया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बोला था कि साइन का मतलब चिन्ह का इंपॉर्टेंस है, तो अब हम ये निकालने वाले हैं कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में धनात्मक होगा। ऋणात्मक की चर्चा नहीं करेंगे, अगर हमने धनात्मक निकाल लिया तो बाकी जो बचेंगे सब ऋणात्मक होंगे। तो अभी हम ये निकालने वाले हैं कि कौन सा चतुर्थांश पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, धनात्मक होगा। अब ध्यान सुनिएगा, अब हम एक चतुर्थांश बनाते हैं। अगर हमको ये पता करना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा तो हमें किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, आप अपने दिमाग में सोचिए। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध किससे होता है, भुजाओं से। किससे होता है, भुजाओं से। अब भुजाओं में अगर भुजाएं धनात्मक हैं, भुजाएं अगर क्या है, धनात्मक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी धनात्मक होगा, और अगर भुजाएं ऋणात्मक हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उससे पहले मैं आपको एक कोऑर्डिनेट का एक और कॉन्सेप्ट देता हूं। ये जो जहां पर दोनों अक्ष कटते हैं इसको बोलते हैं ओ
ठीक है, इसको मैं जीरो का नाम भी दे सकता हूँ। और इसको कहते हैं धन यक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं ऋण यक्स एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं धन वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। अब जीरो से दाहिनी तरफ प्लस एक्स एक्सिस तरफ कोई वैल्यू बढ़ती है तो इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। और अगर बाईं तरफ बढ़ती है माइनस एक्स एक्सिस पे तो -1 -2 -3, ठीक है। और जब ऊपर बढ़ती है तो +1 +2 +3 +4, और नीचे बढ़ती है तो -1 -2 -3 -4। ये एक तरीके से रेफरेंस है कि कोई वैल्यू जीरो से आगे बढ़ेगी तो धनात्मक, जीरो से पीछे बढ़ेगी तो ऋणात्मक, कोई वैल्यू जीरो से ऊपर बढ़ेगी तो धनात्मक, नीचे बढ़ेगी तो ऋणात्मक। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब ये दोनों चीजें अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, अगर आप चाहें तो कॉपी पर नोट कर लें, क्योंकि अभी मैं बिताने वाला हूं। अभी मेरा मेन फोकस है त्रिकोणमितीय अनुपात का पता करना कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है, तो मैं इसको मिटाने वाला हूं। अब ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहां पर मुझे पता है ये मेरा प्रथम चतुर्थांश है, ये मेरा दूसरा है, ये तीसरा है, थर्ड है मेरा, और ये मेरा फोर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। अब पहले चतुर्थांश में मैं एक त्रिभुज की रचना करता हूं। त्रिभुज इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। अब आपको ये वाली जो भुजा है कोई भी कोण नहीं दिया गया है, हम इसको आधार मान सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बस। अभी आपका काम खत्म हो जाएगा। ये आधार है और ये क्या है, ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। अब आप देखिए, जो आपने देखा था जीरो से ऊपर धनात्मक, जीरो से नीचे ऋणात्मक, जीरो से दाहिनी तरफ धनात्मक, जीरो से बाईं तरफ ऋणात्मक, आपने देखा था। उस आधार पे बताइए कि पहले चतुर्थांश में जो लंब है वो क्या होगा, धनात्मक, आधार क्या होगा, धनात्मक, और कर्ण जो है उसका चिन्ह यहां से आप नहीं निकाल सकते, वो हमेशा धनात्मक ही लेते। क्या लेते हैं, धनात्मक। तो बताइए, लंब धनात्मक, आधार धनात्मक और कर्ण भी धनात्मक, तो बताइए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होगा? सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, धनात्मक ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं साइन निकालूंगा तो लंब बटा कर्ण प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, cos थीटा आधार बटे कर्ण तो तब भी प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, और tan थीटा लंब बटे आधार दोनों प्लस हैं तो प्लस ही आएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, तो पहले चतुर्थांश में ये हमारा निकला कि यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक। इसीलिए तो आपने जब 0 से 90 अंश तक, ये रेंज कितना है 0 से 90, और जब 0 से 90 मैंने दो अलग अलग कोऑर्डिनेट इसलिए बनाए ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको कि एक ही जगह क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। इसलिए दो पहले बना दिए और इसमें केवल मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक। अब देखिए, जब विशिष्ट कोण आपने पढ़ा था तो विशिष्ट कोण में 0 से 90 तक कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक था क्या? नहीं, सभी क्या थे, धनात्मक। अब यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट से भी एक बता रहा है कि यहाँ पे क्या होंगे, सब धनात्मक होंगे। क्या होंगे, सभी धनात्मक। अब दूसरे की चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरे कोऑर्डिनेट में एक बनाते हैं त्रिभुज। अब देखिए, ये आधार आपका हो गया, ये आधार, और ये आपका हो गया लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आधार क्या होगा, ध्यान से देखिए तो बताइए मुझे, तो आधार क्या होगा, ऋणात्मक, हाँ, और लंब क्या होगा, लंब क्या होगा, धनात्मक, और कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा क्या है, धनात्मक। तो बताइए, अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में आधार ऋणात्मक है
लंब धनात्मक है, कर्ण धनात्मक है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होगा? साइन। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब भी धनात्मक, कर्ण भी धनात्मक। साइन क्या होता है? साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो अगर किसी भी भिन्न का अंश धनात्मक है और कर्ण भी धनात्मक है तो पूरा भिन्न क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इसका मतलब इसमें कौन सा साइन जो होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस क्या होगा? आधार बटे कर्ण, अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है, भिन्न क्या होगी? ऋणात्मक। टैन की बात कर लेते हैं। टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब धनात्मक, अंश धनात्मक, हर ऋणात्मक, भिन्न क्या होगी? ऋणात्मक। सर कॉट सेक कोसेक की बात करिए, नहीं, उसकी बात हम नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम केवल साइन कॉस टेन की बात करेंगे, बाकी कॉट सेक कोसेक का हम इनवर्स रिलेशन से निकाल लेंगे। अब सोचिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई भिन्न अगर ऋणात्मक है, कोई भिन्न ऋणात्मक है तो उसका इनवर्स क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और कोई भिन्न धनात्मक है तो उसका इनवर्स क्या होगा? वो भी धनात्मक होगा। इनवर्स का मतलब 1/। अब 1/, करने से उसके चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, भिन्न का मान बदलेगा लेकिन चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब साइन धनात्मक है तो इसका रिलेशन किससे है? कोसेक से, वो भी धनात्मक होगा। वो तो सिंपल सी बात है। हम पहले इसलिए बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़े थे कि हम केवल 3 ही चीज का मान निकालेंगे, साइन कॉस टेन, बाकी 3 का रिलेशन हम निकाल लेंगे। तो अपने दिमाग में बस ये बैठाना है कि यहाँ पे साइन धनात्मक है, और क्यों धनात्मक है आप एकदम क्लियर कर देख सकते हैं। आप इसको दिमाग में बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सेकंड किधर जाएगा? दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से दिमाग में बना के आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइन क्या है? धनात्मक। ठीक है, अब हम तीसरे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं और यहाँ पर एक त्रिभुज बनाने की चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है। अब ये हो गया आपका लंब और ये आपका हो गया आधार। अब यहाँ पर देखिए, लंब जो है वो क्या है? आपका ऋणात्मक है, और आधार क्या है आपका? आधार भी ऋणात्मक है, और कर्ण क्या है आपका? वो जो है वो धनात्मक है। ठीक है, अब बताइए, लंब ऋणात्मक और कर्ण धनात्मक, साइन क्या होगा? ऋणात्मक। आधार ऋणात्मक, कर्ण धनात्मक, कॉस भी होगा ऋणात्मक। टेन की बात करते हैं, लंब बटे आधार, लंब भी ऋणात्मक, आधार भी ऋणात्मक। अगर किसी भिन्न का अंश और हर ऋणात्मक है तो भिन्न क्या होगी? धनात्मक हो जाएगी, ऋण चिन्ह कट जाएगा। क्या है? टेन बराबर लंब बटे आधार, ये भी ऋणात्मक, हर भी ऋणात्मक, ऋण चिन्ह कट जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगी? धनात्मक। इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में कौन धनात्मक होगा? टेन। इजी है एकदम। अब इसमें साइन धनात्मक है, इसमें टेन धनात्मक है, मेरे पास बचा क्या? कॉस। कॉस ही तो बचा है, साइन कॉस टेन, 3 ही की चर्चा करनी है, तो साइन और टेन की चर्चा हो गई, बचा कॉस। इस चतुर्थांश में कॉस ही धनात्मक होगा, लेकिन हम करके निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब फिर से हम इसमें एक त्रिभुज की रचना करते हैं, और इसमें देखिएगा, ये हम इसको लंब मानते हैं और इसको आधार मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आधार जो है वो क्या है? धनात्मक। लंब जो है वो क्या है हमारा? ऋणात्मक। और कर्ण जो है वो हमारा क्या है? धनात्मक। अब बताइए, लंब ऋणात्मक, कर्ण धनात्मक, साइन क्या होगा? ऋणात्मक। टेन क्या होगा? ऋणात्मक। कॉस क्या होगा? धनात्मक। क्यों? कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, अंश भी धनात्मक, हर भी धनात्मक, कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? धनात्मक। तो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, ये मुझे लगता है कि जो लोकल किताब है उसमें ये नहीं दिया गया है।
ये केवल आपको अच्छी किताबों में ये कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में बनाएंगे तो पूरे जीवन भर कभी भी ये आपको कंफ्यूजन नहीं मिलेगा कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक। आप अगर कोई वीडियो देखें, आप सर्च करें तो इतने ट्रिक बनाए गए हैं, पता नहीं क्या क्या ट्रिक, लेकिन कोई भी ट्रिक की आवश्यकता है क्या? यहाँ पे दिमाग में बस हमको ये निकालना है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी धनात्मक कौन सी ऋणात्मक होगी। बस आप दिमाग में चतुर्थांश बनाइए और वहां पर देखिए कि उस चतुर्थांश में अगर त्रिभुज बने तो कौन सी भुजा धनात्मक होगी कौन सी भुजा ऋणात्मक। कर्ण तो हमेशा धनात्मक होगा, बस आपको लंब और आधार की चर्चा करनी है, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक पेज पर तुरंत बनाइए और तुरंत सब निकाल लीजिए, है कि नहीं? तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला हम लोग को कि पहले चतुर्थांश में सब धनात्मक है, दूसरे में साइन, तीसरे में टैन और चौथे में कॉस। तो पहले चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक हो गया? साइन और कोसेक, और तीसरे में टैन और इसका इनवर्स वाला कॉट, और चौथे में कॉस और सेक। ठीक है, मैंने साइन टैन और कॉस बस इसलिए लिखा है ताकि आपको इजी लगे चीजें। ठीक है, इनवर्स रिलेशन तो होता ही, वो तो किसी कोई भी भिन्न अगर धनात्मक है तो उसका इनवर्स भी धनात्मक होगा, और कोई भिन्न अगर ऋणात्मक है तो उसका इनवर्स भी ऋणात्मक होगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम ये चर्चा करते हैं, अभी तो चिन्ह की चर्चा हमने कर ली कि भैया कौन से चतुर्थांश में कौन सा धनात्मक होगा त्रिकोणमितीय अनुपात और कौन सा ऋणात्मक होगा। अब अगर एक चीज और हम सीख लें, वो क्या चीज है? अगर हम ये चीज सीख लें कि हम बड़े कोण को छोटे कोण में तोड़ेंगे कैसे, तो हमारा काम बन गया। चिन्ह भी पता चल जाएगा, छोटे कोण में टूट भी जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो अब हम सीखने वाले हैं किसी भी बड़े कोण को छोटे कोण में तोड़ेंगे कैसे, और वो बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे दिया गया है 150 अंश, साइन 150 अंश, इसका मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा, साइन 150 अंश का मान निकालना है। अब आपको पता है कि आपको याद कितना है, 0 से 90 तक बस याद है, 150 का तो पता नहीं। तो 90 से अधिक कोई भी कोण आपको मिले तो उसको 90 के गुणक में तोड़ दीजिए। किस में तोड़ना है? 90 के गुणक में। तो 90 का गुणक आपको पता करने के लिए 90 से भाग देना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, 150 में मैं 90 से भाग दूंगा, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 60। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब इसको 150 को मैं कैसे लिख सकता हूं? अब 150 को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, 150 को लिख सकता हूं साइन 1 गुणे 90 धन 60। देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या मैं 1 गुणे 90 प्लस 60 लिख सकता हूं? क्या मतलब एक बार गया 90 का गुणक और शेष कितना बच गया? 60। तो मैंने उसको जोड़ कर लिख दिया। ठीक है, 90 का एक बार गया और 60 अन्ना बच गया। ठीक है, अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में अब हम ये देखते हैं कि ये जो गुणांक है, ये गुणांक जो है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर वो सम संख्या है तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ही उतर जाते हैं, वो ही लिख दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये विषम संख्या है, अगर ये गुणांक है ये विषम है, तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। किस तरीके से बदलते हैं? बहुत आसान है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है, कैसे बदलते हैं एक बार लिख देते हैं, यहां पर इधर लिख देते हैं। साइन कन्वर्जन कैसे होता है? साइन का कॉस में, मैं दो साइन लगाया इधर से इधर, मतलब साइन से कॉस में भी बदलेगा और कॉस का साइन में बदलेगा। फिर टैन का कॉट और कॉट का टैन, उसके बाद सेक का
कोसेक और कोसेक का सेक। ये कब होंगे? जब गुणांक जो हमारे क्या होंगे, गुणांक हमारे विषम होंगे। जब भी गुणांक विषम होंगे तो हमारे कन्वर्जन इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुणांक क्या है, विषम है, एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे कन्वर्जन होगा और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस हो गया और सीधे आप जैसे कन्वर्जन किए तुरंत इसका काम खत्म। ये बस गुणांक ये दिखाता है कि कन्वर्जन होगा कि नहीं, इसका काम खत्म। 60 जो बचा है उसको लिख दीजिए। तो आप देखें ना किस तरीके से गुणांक की मदद से हमने बड़े कोण को छोटे कोण में तोड़ दिया। अब मैं आपको एक बात और बोला था, चिन्ह का ध्यान रखिए। अब देखिए साइन 150, साइन 150 कौन से चतुर्थांश में जाएगा, कौन से रेंज में है, दूसरे में है ना। दूसरे में 90 से 180 जाते हैं ना, देखिए ध्यान से, 90 से ये 90 है, 180 मतलब दूसरे आ रहा है। तो दूसरे में साइन धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, दूसरे में साइन धनात्मक होता है, तो चिन्ह इसका क्या होगा, धनात्मक। अब cos 60 का मान निकाल दीजिए, cos 60 का मान होता है 1/2, तो साइन 150 अंश का मान कितना आ गया, 1/2। बात क्लियर है? इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। तो प्रोसीजर आपको समझ में आया ना? प्रोसीजर में क्या करना है, सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले 90 से भाग देना है। 90 से भाग देने पर देकर हमें उसको गुणांक के रूप में लिख देना है। गुणांक के रूप में लिखने के बाद हमें ये देखना है कि गुणांक सम है कि विषम है। अगर सम है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर विषम है तो त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब गुणांक केवल हमको ये चीज बताते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा कि नहीं। ठीक है? उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जो कोण है वो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, मतलब चिन्ह का ध्यान रखना है। छोटे में तो परिवर्तन हो गया, अब हमें चिन्ह निकालना है। चिन्ह जैसे हमने निकाल लिया, हमारा काम खत्म। आपको लग रहा है ये तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, नहीं। जल्द अगर आप 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये चुटकियों का खेल हो जाएगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% बोर्ड में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, मैं लिखता हूँ साइन 210। तो सबसे पहला काम 210 में भाग दीजिए, किससे, 90 से। क्यों? क्योंकि 90 के गुणक में तोड़ना है ना, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 180। कितना शेष बचेगा, 30। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, साइन 2 बार भाग गया है, 2 × 90 धन 30। देखिए भाग का यूज अभी आ रहा है, इसलिए जितनी भी पहले की चीजें हैं वो हमेशा काम आती हैं। ठीक है, अब गुणांक देखिए, सम है कि विषम है, सम है, दो सम संख्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा, नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा और आराम से 30 उतर जाएगा। तो गुणांक का केवल एक ही महत्व है कि वो ये बताएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा कि नहीं, उसका काम खत्म, और सीधे उतार दीजिए। अब एक काम और बचा है, चिन्ह का। चिन्ह देख लो, बताओ 210 कौन से रेंज में आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा, 210 तीसरे में आएगा। और तीसरे में बताओ साइन धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है, चिन्ह लगा दो बस हो गया। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन 210 अंश का मान कितना हो गया, -1/2। इस तरीके से कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं। आप खुद से कोई भी कोड लीजिए और उसका मान अपने से निकालने की कोशिश करिए। कुछ कोड मैं लिखता हूं, उनका मान आप निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका मान आप निकालने की कोशिश करिएगा। मुझे आशा है कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा और आप इंजॉय किए होंगे। आप एकदम चीज़ों पर बिलीव रखिए और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करिए, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।